नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि बेलनाकार निर्देश तंत्र की सहायता से हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण का मान कैसे निकालते हैं। मतलब हमने पिछले समीकरण में हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण का हल निकाला था और वो भी किसके रूप में निकाला था, बेलनाकार निर्देश तंत्र के रूप में निकाला था। आज जो अपना अगला टॉपिक है वो है बेलनाकार अनुनादी कोटर। बेलनाकार अनुनादी कोटर, ये है आज का अपना टॉपिक, बेलनाकार अनुनादी कोटर। बेटा बेलनाकार अनुनादी कोटर होता क्या है, ये एक बेलनाकार ट्यूब होती है। माना ये अपने पास हो गई एक बेलनाकार ट्यूब, ठीक है। इस बेलनाकार ट्यूब के लिए देखो मान जो अपने पास आएगा वो क्या आएगा, इस बेलनाकार ट्यूब के यहाँ पर हो गया अपना अक्ष हो गया, और ये वाली बात करें तो कितने अक्ष होते हैं अपने पास, 3 अक्ष होते हैं, एक्स वाई और जेड की बात करते हैं। तो बेलनाकार के लिए क्या होता है, रो फाई और जेड 3 अक्ष होते हैं। तो बेटा यहाँ पर एक हो गया, ठीक है। ये हो गया इसका एक्स अक्ष और ये हो गया इसका कौन सा अक्ष, जेड, एक्स वाई और ये हो गया जेड, और ये जो इसका अक्ष हो गया ये है बेटा रो, मतलब ये रो हो गया, ये वाला क्या हो गया फाई हो गया, और ऊपर क्या आ गया जेड। ये 3 अक्ष होते हैं। और बेटा यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, ये जो दूरी है अपने पास, ये कितनी है, डी दूरी। तो होता क्या है, जब भी कोई बेलनाकार अनुनादी कोटर की बात करते हैं तो बेलनाकार अनुनादी कोटर क्या होती है, एक बेलनाकार ट्यूब होती है। इस बेलनाकार ट्यूब के समान होती है ये। यदि इस कोटर में विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करते हैं, मतलब इस बेलनाकार अनुनादी कोटर में हम क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करते हैं, तो ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है बेटा अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। कौन सी होती है ये, अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। और अनुप्रस्थ प्रकार में भी ये 2 होती हैं, एक तो विद्युत विधा के लिए होती है, मतलब एक तो विद्युत क्षेत्र के लिए होती है, और दूसरी किसके लिए होती है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए। मतलब 2 नाम होते हैं, टीई का मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, एक तो हो गया ये होती है अनुप्रस्थ विद्युत विधा के लिए, और दूसरी होगी टीएम मोड, यानी कि ये किसके लिए होगी बेटा, ये होगी ट्रांसवर्स चुंबकीय विधा, या कह दो अनुप्रस्थ चुंबकीय विधा के लिए। बेटा ऐसी स्थिति में होता क्या है, हमें 2 प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 विधा प्राप्त हो गई हमें, तथा इन दोनों विधाओं की अगर हम बात करते हैं, इन दोनों विधाओं में जो विद्युत क्षेत्र है और जो चुंबकीय क्षेत्र है, इनके अनुदैर्घ्य घटक, मतलब कौन से घटक, इनके लंबवत जो घटक होते हैं अनुदैर्घ्य घटक। अनुदैर्घ्य घटक में अपने पास आएंगे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का जेड एक्स के लंबवत यही होगा, और दूसरा कौन सा आएगा, बी जेड चुंबकीय क्षेत्र का। इनका मान बेटा 0 होता है। कैसा होता है, इनका मान 0 होता है। ये होती है अपनी बेलनाकार अनुनादी कोटर की व्यवस्था। अगर हम बात करते हैं कि कोई भी एक विधा कर ले लो, चाहे आप विद्युत क्षेत्र की विधा ले लो, चाहे आप चुंबकीय क्षेत्र की विधा ले लो, किसी भी एक विधा की जब हम बात करते हैं तो एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर तरंगे संचरित होती है। मतलब एक ऐसी आवृत्ति होती है, उससे अधिक आवृत्ति पर ही किसी माध्यम में तरंगे संचरित होती हैं। अगर उससे कम आवृत्ति होगी तो तरंगे संचरित नहीं होती है। और बेटा इस न्यूनतम आवृत्ति को, वह न्यूनतम आवृत्ति जो तरंगों के संचरण के लिए सहायक होती है, क्या कहलाती है बेटा, ये कहलाती है अंतक आवृत्ति कहलाती है। कौन सी आवृत्ति कहलाती है, ये अंतक आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, देखो और न्यूनतम आवृत्ति जो अंतक आवृत्ति होती है, इस पर जो हमें विधा प्राप्त होती है, इस वाली आवृत्ति पर, अंतक आवृत्ति पर जो विधा प्राप्त होती है वो प्रमुख विधा होती है। उसी को कौन सी विधा बोलते हैं, हम प्रमुख विधा बोलते हैं, ठीक है। तो जो मुख्य विधा होती थी अंतक आवृत्ति की, एक विधा पर कि अंतक आवृत्ति का जो मान होता है उस पर जो विधा होती है बेटा वो कैसी होती है, प्रमुख विधा होती है। और बेटा अगर हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की, तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे ये बेटा मैक्सवेल के समीकरणों को संतुष्ट करती है। किसके समीकरण को संतुष्ट करती है, मैक्सवेल समीकरणों को संतुष्ट करती है। मतलब मैक्सवेल के जो समीकरण होते हैं उनको संतुष्ट करती हैं कौन, विद्युत चुंबकीय तरंगे संतुष्ट करती। हो गया। अब देखो मुक्त आकाश की अगर हम बात करते हैं, मुक्त आकाश में जो मैक्सवेल के समीकरण होते हैं, देखो मैक्सवेल के 4 समीकरण हैं। ये 4 समीकरण हमने
एक बार तो कुचालक समदैशिक के माध्यम में ले लिया था इन समीकरणों को। इसके बाद परिक्षेपक माध्यम के लिए अलग आए थे समीकरण। अब अपने पास जो मैक्सवेल के समीकरण आते हैं बेटा, इन मैक्सवेल के समीकरणों को अगर हम मुक्त आकाश में ले, कहां पर ले बेटा, मुक्त आकाश में मैक्सवेल के समीकरण से बेटा, मुक्त आकाश में मैक्सवेल के 4 समीकरण देखो होता क्या है। पहला समीकरण तो होता है डेल डॉट ई बराबर 0, ठीक है। दूसरा जो मैक्सवेल का समीकरण था वो था डेल डॉट बी बराबर 0, लेकिन मुक्त आकाश के लिए चुंबकन क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक होते हैं, इसलिए क्या होगा ये डेल डॉट एच इक्वल टू 0। ये हो गया मैक्सवेल का दूसरा समीकरण। अगर मैं मैक्सवेल के तीसरे समीकरण की बात करूं तो ये होता है डेल क्रॉस ई बराबर, ये आता है बेटा माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच, समीकरण नंबर 3। और जो चौथा होता है ये होता है डेल क्रॉस एच, क्योंकि चुंबकन क्षेत्र काम में ले रहे हम, तो क्या आएगा आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई, समीकरण नंबर 4। ये मैक्सवेल के मुक्त आकाश के लिए बेटा 4 समीकरण होते हैं। देखो ई यहां पर कौन सा क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। एच कौन सा क्षेत्र है, चुंबकन क्षेत्र है। म्यू क्या है, चुंबकशीलता है माध्यम की, और एप्सिलॉन क्या है, विद्युतशीलता है किसका, माध्यम का, ठीक है। अब हमें करना क्या है यहाँ पर, देखो हमने जो फर्स्ट ईयर में किया था वैसे ही लगभग करना है। समीकरण 3 का कर्ल ले लो, का कर्ल लेने पर लो बेटा, समीकरण 3 का कर्ल क्या आएगा अपने पास, कर्ल का मतलब हो गया डेल क्रॉस ई, ले लिया कर्ल। कर्ल का मतलब कौन सा गुणा होता है, सदिश गुणा होता है, बराबर इस तरफ आया कर्ल इंटू माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, तो देखो कर्ल ई बराबर माइनस आयोटा ओमेगा म्यू, बेटा ये नियत है तो कर्ल केवल किसका होगा, डेल क्रॉस एच। हो गया अपने पास तुम्हारा एक संबंध, एक फॉर्मूला होता है सदिश गुणा का, और वो फॉर्मूला क्या होता है, अगर मेरे पास बेटा ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ए डॉट तो सी कर दो, और डॉट क्या आएगा बी, और माइनस में क्या होगा ए डॉट क्या कर दो, बी कर दो, और डॉट क्या आ जाएगा सी। ये फॉर्मूला यहां पर लगाते हैं, तो देखो बेटा ये माना ए हो गया, ये है बी, और ये हो गया सी, तो लगाओ फॉर्मूला ए क्रॉस बी क्रॉस सी के लिए क्या आएगा, ए डॉट सी, यानी कि ये हो गया बेटा अपने पास मान ए डॉट सी का मान क्या आएगा, ये हो गया डेल डॉट ई, और डॉट हो गया डेल, माइनस का निशान लगा दो, ए डॉट बी यानी कि आ गया डेल डॉट डेल, और डॉट क्या आएगा बेटा यहाँ पे ई। दूसरी तरफ का मान ऐसे कैसा, माइनस आयोटा ओमेगा म्यू क्या है, डेल क्रॉस एच। इसको सोल्व करो, देखो डेल डॉट ई, यहां पर मान रखो आप डेल डॉट ई डॉट डेल, डेल डॉट डेल का मान हो गया बेटा डेल स्क्वायर ई, डॉट है ही बीच में, आगे क्या आएगा बराबर माइनस आयोटा ओमेगा म्यू, ये हो गया डेल क्रॉस एच। क्या करो बेटा, समीकरण 1 व 4 से मान रखने पर रखो बेटा, 1 और 4 से मान अपने पास क्या आएगा, समीकरण नंबर 1 में देखो क्या है, डेल डॉट ई बराबर 0, ये रहा डेल डॉट ई, इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा 0। डेल क्रॉस एच का मान कितना है, आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई, तो डेल क्रॉस एच की जगह इसका क्या रख देंगे, मान। रखो बेटा मान, तो देखो जब हम यहां से मान रखेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी, पहले वाले पद का मान 0, तो ये हो गया सारा का सारा 0, माइनस डेल स्क्वायर ई बराबर यहां से आएगा माइनस आयोटा ओमेगा म्यू, और इनटू में हो गया आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई बार, कर दो सोल्व, माइनस ग्रेड स्क्वायर ई बराबर माइनस आयोटा ओमेगा, आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आगे क्या आएगा बेटा, आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के आगे का जो मान है वो अपने पास क्या आएगा ये बताओ, तो आगे का मान अपने पास आएगा म्यू एप्सिलॉन और ई,
बेटा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा डेल स्क्वायर ई बराबर आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ई। बेटा आयोटा जो होता है उसका मान क्या होता है -1, तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ई। ये आ गया अपने पास मान। अब आगे देखो क्या करो, उसका पक्षांतरण कर लो, माइनस एक तरफ दूसरी तरफ जाके कैसा हो जाएगा प्लस का। तो बेटा माइनस था एक तरफ, वो दूसरी तरफ आके कैसा हो गया प्लस का हो गया। तो अपने पास मान क्या आएगा, ये आएगा डेल स्क्वायर ई बराबर ना प्लस हो जाएगा, माइनस था दूसरी तरफ आके कैसा हो गया प्लस का, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ई बराबर किसके हो गया 0 के। ये आ गया अपना उसके आगे का मान। जब इसको हम आगे सोल्व करेंगे, देखो यहां पर हम जानते हैं अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग की बात करें तो v बराबर होता है रूट म्यू एप्सिलॉन। वर्ग कर दो बेटा, वर्ग करने पर अपने पास मान क्या आएगा, तो वर्ग करो यहां पर क्या आएगा v बराबर हो जाए v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/में म्यू एप्सिलॉन। ये मान यहां पर रख दो। इस समीकरण में क्या आएगा, ये आया डेल स्क्वायर ई प्लस में ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन का मान कितना है 1/में v स्क्वायर, तो e अपॉन में हो गया v स्क्वायर बराबर 0 हो गया बेटा मान। आगे इसको सोल्व कर दो। देखो हमने माना कि यहां पर जो k है इस k का मान होता है ओमेगा अपॉन में v, तो बेटा इसको मान रखने पर क्या आएगा अपने पास, ये आ गया डेल स्क्वायर ई प्लस में के स्क्वायर ई बराबर 0। बेटा इस समीकरण को देखो, इसको देखकर कुछ याद आया, एक समीकरण थी डेल स्क्वायर साई प्लस में के स्क्वायर साई बराबर 0, हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण। ठीक है, तो ये जो समीकरण होती है ये कौन सी समीकरण को दर्शा रहा है, ये हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण को दर्शा रहा है। और हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण का जो हल है वो हमने कल निकाला था बेलनाकार निर्देश तंत्र के रूप में। साई की जगह पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा रो फाई जेड बराबर, कल जो मान निकाला था क्या था एन जेड एन रो रूट के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर डॉट, ये था b2 कोस बीटा फाई, आगे का मान क्या था डॉट a1 साइन अल्फा जेड प्लस में a2 कोस अल्फा जेड। ये बेटा समीकरण नंबर इसको दे दो। लास्ट कितना था अपने पास समीकरण, तो एक या दो ही था, अपने पास 4 समीकरण हो गए थे। इसको दे दो समीकरण नंबर कितना 5 हो गया। ये आपका आ गया बेलनाकार अनुनादी कोटर के लिए समीकरण का हल हमने निकाल दिया। अब बेटा यहाँ पर कंडीशन निकालते हैं जो इसकी परिसीमा संबंधी शर्त होती है। क्या है एडिंग, इसी में एडिंग अपनी परिसीमा संबंधी शर्त। तो परिसीमा संबंधी शर्त, देखो परिसीमा संबंधी शर्त में पहली जो अपनी शर्त आएगी वो आएगी कि अगर z का मान कितना है बेटा 0 है, तो ऐसी स्थिति में देखो ई रो बराबर भी कितना होगा 0 होगा, ई फाई बराबर भी कितना होगा 0 होगा, और ई जेड बराबर भी कितना होगा 0 होगा। कि जब एक मान मतलब z बराबर 0 वाली कंडीशन में सारे के सारे मान कितने होते हैं बेटा 0 होते हैं। यहां पर हम मान रखते हैं, कौन से समीकरण से मान रखोगे, समीकरण 5 से रखो बेटा। 5 से मान, जब एक 0 है तो अपने आप सारे 0 हो गए, तो ये हो गया 0 बराबर एन जेड एन रो रूट के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, आगे का मान क्या आएगा बेटा अपने पास डॉट b2 कोस बीटा फाई डॉट। बेटा यहां पर मान रखोगे तो क्या आएगा, जब यहां पर हमने मान रखा यहां से तो अपने पास आया देखो a1 साइन अल्फा जेड मतलब 0 और प्लस में क्या आएगा a2 कोस 0। इसको आगे सोल्व करो तो अपने पास जो मान आया वो क्या आ जाएगा बेटा, यहां से जो मान आएगा तो वो मान अपने पास यहां से आ गया। देखो ये आया 0 बराबर, तो आप क्या लिख सकते हो एन जे एन रो रूट के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर डॉट b2 कोस बीटा फाई,
और यहाँ से आया ओनली a2 क्योंकि पहले वाले पद का मान 0 और बराबर हो गया 0। ठीक है, अगर मान लो ये तो एक कंडीशन हो गई, यदि यहाँ दूसरी कंडीशन लगाते a2 बराबर 0 हो तो ये मान वापस समीकरण नंबर कितने में रखोगे, 5 में रखो बेटा। समीकरण 5 में क्या आएगा अपने पास, जो मान आएगा वो आएगा e रो फाई जेड बराबर एन जे एन रो रूट के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर डॉट b2 कोस बीटा फाई और डॉट बेटा a2 का मान 0 है तो क्या बचेगा a1 साइन अल्फा जेड। हो गया मान, ये अपने पास आ गया इसका मान जब ओनली a2 का मान 0। ये पहली परिसीमा संबंधी शर्त होगी बेटा। अब दूसरी परिसीमा संबंधी शर्त की हम बात करते हैं तो दूसरी शर्त में क्या रखेंगे, यदि z बराबर d हो तो ऐसी स्थिति में देखो e रो बराबर 0 होगा और e फाई बराबर 0 होगा। e z बराबर 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि z का मान कितना है, d है, तो वो लास्ट वाला पद 0 नहीं होगा। ये समीकरण बेटा कौन से में मान रखो, समीकरण 5 बेटा। यहां पर तो देखो इसका गुणा होगा आपस में, तो कोई सा भी मान रख दो, गुणा करने के बाद क्या आएगा, 0 ही आना है। तो अपने पास यहां पर मान क्या आ गया, 0 बराबर एन जे एन रो रूट के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर b2 कोस बीटा फाई। आगे का मान क्या आएगा बेटा अपने पास, जो मान आएगा वो आएगा, देखो यहां से जो मान अपने पास आया ये आया a1 साइन अल्फा डी प्लस में a2 कोस अल्फा डी। हो गया, मान हमने रख दिया जो अपने पास आया। अब देखो यहाँ पे सोल्व करते हैं। अगर मान लो इस कंडीशन में मान अपने पास 0 होता है, पहली कंडीशन तो वही है, a2 बराबर यहाँ पर क्या रख दो आप, 0 रख दो। a2 बराबर 0 पर क्या होगा अपने पास, ये हो गया 0 बराबर एन जे एन रो के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर b2 कोस बीटा फाई a1 साइन अल्फा डी। हो गया, क्योंकि दूसरे वाले पद का मान कितना है बेटा, 0 हो गया। अब यहां पर कंडीशन लगाते हैं, देखो साइन अल्फा डी बराबर 0। बेटा ये 0 कब आता है, जब अपने पास n पाई में कोई भी, मतलब पाई का कोई सम पूर्ण गुणज कोई भी अगर पद आता है तो साइन थीटा बराबर हमेशा कितना होता है, 0। बेटा साइन से साइन यहाँ पे कट जाएगा तो क्या बचेगा, अल्फा डी बराबर n पाई। यहां से अल्फा का मान आ गया n पाई अपूर्ण में टी। रखो बेटा मान क्या आएगा, 0 बराबर एन जे एन, 0 बराबर क्या आएगा, एन जे एन रो रूट के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर b2 कोस बीटा फाई। यहां पर देखो मान आएगा a1 साइन अल्फा का मान कितना है, n पाई अपोन में d, और d का मान किसके बराबर होता है, z के, तो इसको वापस साइड लिख दो। ये अपना मान आ गया बेटा किसके लिए, इस वाली कंडीशन में a2 बराबर 0 पर है, ये मान तो हो गया था a2 बराबर 0 पर। यहां पर कंडीशन लगाई हमने a2 बराबर 0 पर, तो a2 बराबर 0 पर ये वाली कंडीशन हट जाएगी अपने पास। तो यहां से जो मान आएगा बेटा अपने पास वो क्या हो जाएगा, ये होगा e रो फाई z, मतलब a2 वाली कंडीशन आ गई अपने पास। ठीक है, अब इस वाली कंडीशन से हम जो मान निकालते हैं वो अपने पास आएगा क्या, तो ये वाला मान आ गया अपने पास। ये अपनी बेटा दो परिसीमा संबंधी शर्त हो गई। अब बचती है अपने पास एक शर्त और बचती है परिसीमा संबंधित, तो उस शर्त को देखो उसमें होता क्या है। तीसरी बेटा जो शर्त है अपने पास वो देखो होती क्या है, तो ये है अगर रो बराबर a हो तो, यानी कि पृष्ठ की कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है, पृष्ठ की त्रिज्या, वहां पर रो कहां पे आ गया, उसका त्रिज्या के ऊपर आ गया। ठीक है, रो बराबर क्या हो, a हो, तो ऐसी कंडीशन में बेटा जो विद्युत क्षेत्र होता है ई रो बराबर कितना होगा, 0। ये मान रखोगे, समीकरण नंबर अपने पास वही है, कौन सा, समीकरण 5 से रखो। समीकरण 5 से मान क्या आएगा, कोई भी एक पद 0 हो तो सारे 0 हो गए। यहां पे क्या आएगा, एन जे एन, यहां पर रो होता था, रो की जगह क्या आ गया, ए, अंदर क्या बचा बेटा, के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। आगे क्या आएगा, b2 कोस बीटा फाई, और आगे का मान क्या आएगा जो अपने पास है वो है a1 साइन n पाई
अपॉन में डी जेड। ये अपने पास मान आ गए बेटा। इस मान में देखो अगर हम अल्फा का मान रखें तो अल्फा का मान कितना है, तो अपने पास आएगा एन जे एन ए रूट के स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या आएगा, आगे का जो मान आएगा अपने पास B2 कोस बीटा फाइव A1 साइन एन पाई अपॉन में डी जेड। हो गया मान बेटा। अब आगे करते हैं इसको सोल्व। तो यहां से देखो आप क्या लिख सकते हो, यहां से जे एन ए रूट के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर बराबर किसके हो गया, जीरो के हो गया। मतलब सारे पद जीरो के बराबर, तो इसको भी आप किसके बराबर लिख सकते हो, जीरो के बराबर लिख सकते हो। तो आगे देखो बेटा अब क्या होगा, ये जो पद होता है ये बेसल पद होता है। कौन सा पद होता है, यह है बेसल पद होता है। कल हमने किया था बेसल पद, ये आया था अपने पास। ये कौन सा पद होता है, बेसल पद होता है। और जिसके एन विभिन्न पदों के लिए एन है तो एन के मान विभिन्न हो सकते हैं। एन विभिन्न पदों का जो मान होता है उसके लिए अपने पास जो मान आएगा ए रूट के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। ये बेटा बराबर होता है गामा एन पी के। किसके बराबर होता है, गामा एन पी के बराबर होता है ये मान जो होता है अपने पास। तो आगे देखो अब इसके बाद हमें करना क्या है, आगे का जो मान आएगा बेटा यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो के स्क्वायर रूट माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर बराबर गामा एन पी अपॉन में ए। क्या कर दो बेटा, यहां पर इसका वर्ग कर दो। देखो वर्ग करोगे तो मान क्या आएगा, वर्ग करने पर करो वर्ग, ये आ गया के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर आ गया बराबर क्या आएगा, गामा एन पी का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर। बेटा पक्षांतरण कर दो। पक्षांतरण जब यहां से आप करोगे तो देखो पक्षांतरण से मान अपने पास क्या आएगा, तो पक्षांतरण करने के बाद जो अपने पास समीकरण यहां पे आता है वो क्या आता है, वो आता है के स्क्वायर बराबर गामा एन पी का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। हो गया मान। बेटा के का अगर मैं मान निकालूं, देखो वर्ग है तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसका रूट आ जाएगा गामा एन पी का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। हो गया मान। हम जानते हैं बेटा के किसके बराबर होता है, ये होता है ओमेगा अपॉन में वी के। तो यहां से मान क्या आएगा अपने पास आ गया ओमेगा अपॉन में वी बराबर रूट गामा एन पी का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। यहां से ओमेगा का मान निकालो, कितना हो जाएगा वी रूट गामा एन पी का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। हो गया बेटा मान। आगे करोगे देखो हम जानते हैं जो ओमेगा होता है उसका मान होता है 2 पाई एफ या एन। एन अपने पास आवृत्ति पहले ले रखा है एन, तो यहां पर आवृत्ति को किससे लोगे, एफ से। तो क्या हो जाएगा 2 पाई एफ बराबर वी रूट गामा एन पी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। हो गया बेटा मान। यहां से बेटा हम एफ ई का मान निकालते हैं। देखो एफ का मान निकलेगा अपने पास क्या आएगा, वी अपॉन में 2 पाई रूट गामा एन पी का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। बेटा ये देखो विद्युत क्षेत्र की बात हो रही थी, तो ये जो मान आता है ये टीई मोड के लिए आता है। आवृत्ति का मान किसके लिए आता है, टीई मोड के लिए। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एफ टी। इसी प्रकार से मान आएगा दूसरे के लिए एफ टी एम, मतलब दूसरा वाला जो अपने पास मोड है। और दूसरा मोड बेटा अपने पास क्या होगा, उसके लिए मान क्या आएगा अपने पास, इसी प्रकार से मान आएगा वी अपॉन में 2 पाई। ये हो जाएगा गामा डैश, इसके लिए एन पी का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। बेटा ये होता है अपना बेलनाकार अनुनादी कोटर, जिसके लिए हमने आवृत्ति का मान निकाला है। और आवृत्ति का मान किस किस के लिए निकाला है, एक तो अनुप्रस्थ विद्युत विधा के लिए निकाला है और दूसरा अनुप्रस्थ चुंबकीय विधा के लिए निकाला। बेटा कल हम पढ़ेंगे अगला अपना अगला टॉपिक। ठीक है बेटा, थैंक यू।